हाँ तो भाई कैसे हो आप सभी लोग। और हम राजस्थान की नदियाँ पढ़ रहे थे, उसमें भी अंतः प्रवाह की नदियाँ हम पढ़ रहे थे भाई। तो उसमें से भी कुछ एक नदियाँ कंप्लीट कर ली थी, और आज अपन नदियाँ तो करते हैं पूरी। नदियों के बारे में कुछ फैक्ट्स रहेंगे कि कौन सी नदी कितनी बड़ी है, क्या छोटे छोटे फैक्ट्स जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, कंपाइल करके और पीवाईक्यू रिलेटेड सारी चीज़ें इंक्लूड करके। वो मैं एक तरीके से नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव ज़्यादा रहेगी, तो उसमें सिर्फ लिखने जैसा है, बताने जैसा कुछ नहीं है। तो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी आज अपन अंतः प्रवाह की नदियाँ कंटिन्यू करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। आप नेक्स्ट नदी की हेडिंग डालेंगे बाण गंगा नदी। बाण गंगा। बाण गंगा रिवर। बाण गंगा रिवर का नाम बाण गंगा क्यों है, तो आपको थोड़ा सा अगर महाभारत का अंदाजा हो तो उसके अंदर जो पांडव पुत्र होते हैं, पांडव पुत्र जो है उनको क्या मिलता है, अज्ञातवास मिलता है। उनको छुपके रहना पड़ता है उनसे, कौरवों से। अगर वो पकड़े गए तो उनका अज्ञातवास बढ़ जाएगा। तो एक बार वो इस एरिया से जा रहे होते हैं, बैराट के अंदर जो जयपुर के अंदर पड़ता है अभी, वहां पे उनको एक बार पानी की तलब लग जाती है, पानी की प्यास लग जाती है। तो अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन काफी बड़े धनुर्धर रहे हैं, आपने सुना भी होगा, अर्जुन अवार्ड वगैरह मिलते हैं, ऐसी चीजें होती है। तो अर्जुन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर एक ऐसी धनुष छोड़ते हैं जो पानी को निकालने के लिए सक्षम हो। गंगा कहीं से भी उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसमें। तो वो उस बाण से जमीन के अंदर बाण चलाते हैं और वहां से एक गंगा की धारा निकलती है, गंगा नदी की ही धारा निकलती है। उसको क्या बोल दिया, उस नदी को बाण गंगा नदी। तो ऐसी सी करामात थी अर्जुन जी के अंदर। तो ये माना जाता है कि ये बाण गंगा जो नदी है वो अर्जुन द्वारा निकाली गई है, इसलिए इसका उपनाम भी है भाई अर्जुन की गंगा। है ये गंगा नदी ही, गंगा जो नदी है उनका आशीर्वाद मिला हुआ है उनको, और इस हिसाब से उन्होंने ये नदी जयपुर में निकाल दी भाई। तो आप इसके बारे में छोटी मोटी डिटेल लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे ओरिजिन। सेकंड आप लिखेंगे इसके बारे में, इसका कैचमेंट एरिया क्या है, यानी कि अपवाह क्षेत्र क्या है। ठीक है। तो इस नदी का जो ओरिजिन है वो बैराट की पहाड़ी से भाई। बैराट की पहाड़ी से। अभी तो आप कह रहे थे तीर मार के ऐसे ऐसे निकाल दिया, जो भी है। अर्जुन की जो गंगा है उसका ओरिजिन बैराट की पहाड़ी से ही होता है। और ये पड़ती कहाँ पे है, ये जयपुर में पड़ती है, प्रेजेंट डे जयपुर। ठीक है। और अगर पुराने जिले, सॉरी नए जिले अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको पता ही है, जयपुर से एक जिला बना था कोटपुतली बहरोड। ज्यादा चांसेस अभी भी जयपुर के ही हैं कि आपकी जो नियर एग्जाम्स उनमें जयपुर ही पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए नए जो जिले बने उसके अकॉर्डिंग कोटपुतली बहरोड इसका आंसर रहेगा। तो आप ओब्लिक के अंदर कोटपुतली बहरोड भी लिखेंगे, जयपुर भी लिखेंगे। जयपुर ही है, लेकिन नए जिले बन चुके हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि राजस्थान की जियोग्राफी जो है उसको नए जिलों को अकॉर्डिंग, नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ें। ठीक है। उसके बाद में इसका कैचमेंट एरिया क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि ये कोटपुतली बहरोड से निकलती है नदी नए जिलों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कोटपुतली बहरोड लिखेंगे आप। कोटपुतली। और अगर कोटपुतली बहरोड नहीं है तो सीधा जयपुर लिख देंगे। यहां से ये नदी जाती है जयपुर के कुछ एरिया में। हालांकि कोटपुतली बहरोड और जयपुर एक ही चीज है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड जो जिले हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद में ये नदी जाती है दौसा में, और दौसा के बाद में ये नदी जाएगी भरतपुर तक। देखिए, होने को तो ये नदी क्या है, ये यमुना के अंदर मिलती थी भाई। जो हमारे अर्जुन जी है उनके द्वारा निकाली गई ये नदी है। अर्जुन जो है महाभारत के जो कैरेक्टर है, एक फेमस कैरेक्टर, आपने नाम सुना ही होगा। ये डायग्राम भी आप बना लेंगे। ये बैराट की जो पहाड़ियां हैं, यहां से ये नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, अर्जुन की गंगा। ये यहाँ तक भरतपुर तक जाती है और अंतः प्रवाह की नदी बनके विलुप्त हो जाती है। लेकिन पहले क्या था, ये नदी और आगे जाती थी, और आगे जाती थी, और आगे जाती थी। ऐसे करके ये नदी एट द एंड यमुना के अंदर मिल जाती थी, और यमुना आपको पता है गंगा के अंदर मिल जाती है। और गंगा नदी किसके अंदर जाती है,
बंगाल की खाड़ी में, लेकिन हमें इसको अंतः प्रवाह की नदी में पढ़ना है, क्योंकि आज की तारीख में यह, और कब से यह अंतः प्रवाह की नदी है, तो ये 2012 से, आप ये अलग से लिख लेंगे अपन इसको एक लाइन बना के, कि 2012 से यह नदी अंतः प्रवाह की नदी है। इसका फ्लो इतना रहा नहीं, ये आगे तक जाइए, राजस्थान भी क्रॉस नहीं कर पाती है। तो ये इस प्रकार से क्या बन गई। और फिर बाद में इसके ऊपर एक डैम भी बना हुआ है जयपुर के अंदर, जिसका नाम क्या है, रामगढ़ डैम, या फिर जमवा रामगढ़, आप जमवा रामगढ़ लिखेंगे, जमवा रामगढ़ बांध, ये उसके इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। तो ऐसा एक छोटा सा डायग्राम बना के आप बाणगंगा नदी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हम लिखेंगे इस नदी के बारे में दो चार एक फैक्ट्स। तो ये वाली क्लास कोई बहुत बड़ी नहीं रहने वाली है, थोड़ी सी दो चार एक नदियां बची हैं, और इसके बारे में फैक्ट क्या लिखेंगे, आप इसके उपनाम लिखेंगे भाई। सबसे पहले इस नदी को बोलते हैं अर्जुन की गंगा, गंगा ऑफ अर्जुन, या फिर इस नदी को बोलते हैं ताला नदी। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में इस नदी को बोलते हैं रुंडित नदी। रुंडित नदी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बी हेडेड। बी हेडेड का मतलब क्या होता है, बी हेडेड रिवर है मेरे पीछे नाम। तो बी हेडेड का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी का सर धड़ से अलग कर देना, बी हेड करना। वैसे ही इस नदी को बी हेडेड रिवर क्यों बोल रहे हैं, रुंडित नदी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये नदी जहां जानी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। एक तरीके से इसको खत्म कर दिया गया है बीच रास्ते में। ये प्रकृति की वजह से, कंडीशंस की, भौगोलिक जो वातावरण है उसकी वजह से ये नदी यहाँ तक ही रह जाती है। एक तरीके से ये बी हेडेड नदी है, समझ में आई बात। तो अर्जुन की गंगा, ताला नदी, या फिर रुंडित नदी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बी हेडेड रिवर। ये हम किसी भी नदी के लिए यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस नदी का ये फेमस नाम है। रुंडित नदी कौन सी नदी है, और रुंडित नदी तो किसी भी नदी को कह सकते हैं भाई, लेकिन ध्यान किसके उसमें रखना है हमें, कंटेक्स्ट में, तो वो है बाणगंगा। फिर उसके बाद में लिखना कि यह नदी 2012 से अंतः प्रवाह की नदी है। यह नदी 2012 से अंतः प्रवाह की नदी है। दिस रिवर इज इनलैंड रिवर सिंस 2012। तो 2012 में दुनिया तो खत्म नहीं हुई, बाणगंगा का फ्लो जो है वो खत्म हो गया। ठीक है। फिर एक लाइन वो लिखेंगे, जो हमारा जमवा रामगढ़ वाला डैम है ना, जमवा रामगढ़ वाला डैम, इस डैम को इसरदा डैम से कनेक्ट करेंगे। इसरदा डैम किसका है आपको पता है, सवाई माधोपुर में पड़ता है, बनास नदी के ऊपर ये बना हुआ डैम है। तो आप लिखेंगे जमवा रामगढ़ बांध को, जमवा रामगढ़ बांध को बनास नदी के इसरदा बांध से, बनास नदी के इसरदा बांध से जोड़ा जाएगा। इंग्लिश में लिखना, जमवा रामगढ़ डैम विल बी कनेक्टेड विद, जमवा रामगढ़ डैम विल बी लिंक्ड विद ईसरदा डैम ऑफ बनास। ठीक है, ईसरदा डैम आपको याद ही है। तो ये नदी यहाँ पे समाप्त होती है। छोटी सी ये नदी थी, लेकिन इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे सही फैक्ट्स हैं इसमें। और उसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे रूपा रेल नदी, रूपा रेल, ये नदी का नाम है भाई, रेलगाड़ी का नाम नहीं है। और इस नदी का दूसरा नाम है वराह नदी। वराह भगवान का अवतार है, वैसे आपको पता ही है, विष्णु जी का अवतार है क्या। वराह, वराह मंदिर कहाँ है, ध्यान है क्या, वराह रिवर कह देंगे इसको। या फिर इस नदी का एक नाम और है लसवारी नदी। देखिए कैसे आपको ये याद हो लसवारी नदी। देखिए रेल, रूपा रेल, रेल में क्या बैठती है, सवारियां ही तो बैठती है, तो लसवारी, तो लय हटा दीजिए, सवारी तो लिख रखा आपके सामने, तो वरा साथ में याद रख लेना भाई, या वो रही सवारी, ऐसे करके ट्रिक बना लो छोटी सी। ऐसे ही होता है भाई, चीज़ों को दिमाग में फिट करना होता है। अब आप रूपा रेल को लसवारी तो नहीं बोलोगे, क्योंकि सवारी आपको लिंक हो गया रेल से, और वो रही सवारी, तो वरा की जगह वो रही, ऐसे करके याद करके छोड़ दो यहीं पे, आप भूलोगे नहीं। फिर उसके बाद में ये जो नदी है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसकी ये बातें कर लेते हैं। ओरिजिन कहाँ पे है, इसका कैचमेंट एरिया क्या है। तो इस नदी का जो ओरिजिन होता है ना, वो अलवर के एक पहाड़ी है, उदयनाथ के हिल्स, काफ़ी फेमस है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। उदयनाथ हिल्स से यह नदी निकलती है। तो हम लिखेंगे क्या,
उदयनाथ हिल्स। और ये पड़ते कहाँ पे है? थानागाजी में पड़ते हैं, थानागाजी, थानागाजी अलवर। उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी अलवर, थानागाजी, ठीक है। उसके बाद में इसका कैचमेंट एरिया क्या है? देखिए कैचमेंट एरिया अलवर से स्टार्ट हो रही है तो अलवर ही होगा पहली बात। अब एक नया जिला और बना है डीग, भरतपुर से छोटा सा जिला बनाया गया है एक डीग, तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और है तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जिला क्या आ जाएगा हमारे पास में? भरतपुर। तो भाई ये इसका है कैचमेंट एरिया या फिर अपवाह क्षेत्र जहाँ से ये नदी फ्लो करती है। देखिए ये सीक्वेंस में ही लिखे हैं मैंने, जब जितने भी अभी तक पढ़ लिए ना, नदी कोई ऐसे थोड़ी है कि पहले बीच में से किधर और जिले में जाके वापस आएगी। वो तो अपना फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल ही होता है। तो ये ऐसा सा कुछ आप इसके बारे में एक दो बातें लिखेंगे, एक छोटा सा डायग्राम भी बनाएंगे इस नदी के बारे में हम। अब देखिए ये है भाई उदयनाथ की पहाड़ी, तो आप लगाना उदयनाथ हिल, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो ना उदयनाथ, कोई हार्ड नाम थोड़ी है। उदयनाथ हिल्स से यह नदी निकलती है और ये नदी अलवर से क्रॉस करते हुए डीग तक पहुंचती है और डीग से ये नदी आगे तक जाती है। देखते हैं क्या होता है। इस नदी के ऊपर अलवर से ये निकली और डीग के ऊपर इसके अंदर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है सीकरी बांध। कई क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, उसके अंदर ये आता है कि जो रूपा रेल नदी है उसका पानी सीकरी बांध तक आते आते विलुप्त हो जाता है। तो ये फैक्ट वैसे तो गलत है, लेकिन अब क्या ही गलत बोलोगे, एग्जामिनर ने दे दिया है तो। नदियों का फ्लो जो होता है वो थोड़ा सा क्या रहता है कि अनिश्चित होता है, ऐसे जरूरी नहीं कि वो रेगुलरली उतना ही बहे। तो ये अंतर प्रवाह की नदी है, कहीं भी खत्म हो जाती है, तो ये भी माना जाता है। लेकिन आपको बस ध्यान होना चाहिए कि डीग के अंदर क्या है, एक सीकरी बांध है। कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये रूपा रेल नदी है भैया अपनी, रूपा रेल। रूपा रेल को लसवारी कहते हैं, ये बात तो आपको याद हो गई होगी। और फिर उसके आसपास में ही डीग के अंदर ही एक डीग का जल महल है, जिसको बोलते हैं डीग के जल महल। जल महल सुंदर होते हैं तो रूपवती होते हैं, मतलब स्वरूप होते हैं बोलते हैं ना, तो इस हिसाब से याद रखने लगा कि डी के जल महल भी रूपा रेल के ऊपर ही है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, भरतपुर से एक नदी आती है भाई, कुकुंद नदी, कुकुंद नदी। भरतपुर से ये एक नदी आती है और ये आके ऐसे इस नदी के अंदर आके मिल जाती है, यानी कि ये क्या है, रूपा रेल की एक सहायक नदी है। अब ऐसा है क्या कि अंतः प्रवाह नदी की कोई सहायक नदियां हो ही नहीं सकती? होती है भाई, नदी की सहायक नदी तो कोई भी हो सकती है। अगर रास्ते में कोई नदी आ गई किसी नदी के, तो अपने आप ही सहायक नदी बनेगी उसकी। तो ये वाली बात है। इस नदी को मैंने क्यों लिखाया है, पहली बात तो ये भरतपुर में है, आप भरतपुर लिखेंगे। भाई नाले भी होते हैं तो वो भी सहायक नदी माने जाते हैं। नाले क्या सब समझते हैं ना, बहुत छोटे छोटे 8-10 फुट के चौड़े जो होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है नदी की फॉर्म में। बाकी नदियाँ काफ़ी चौड़ी होती है, 30-30 40-40 फुट, उससे भी ज़्यादा। यहाँ पे एक बांध बना गया है बंद बैराठा, ये काफ़ी फेमस बांध है। एक सेकेंड, बंद बारेठा बांध। और इसको चाहे तो हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बंद बारेठा। ये बांध सा लगेगा आपको, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया बंद बारेठा बांध, ठीक है। और इसी नदी के ऊपर एक छोटा सा जल प्रपात भी बनता है, चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर आपको पूछ ले और आपको नहीं आए तो ये अच्छी बात तो नहीं है। दिर जल प्रपात, दिर वाटरफॉल, DIR। अब देखिए वैसे तो डीग इसके आसपास ही है, तो दिर भी याद रह जाएगा। डीग और दिर आपको हार्ड नहीं है, इसलिए मैंने इंक्लूड भी किया है। और कल को पूछ ले कि ये किस पे है, दिर जल प्रपात, तो ये कुकुंद नदी के ऊपर है, जो किसकी सहायक नदी है, वो रूपा रेल की। हो सकता है आपको रूपा रेल ही पूछ ले कि दिर जल प्रपात किसके ऊपर है, रूपा रेल भी आ सकता है। तो आपको आइडिया होना चाहिए, डीग दिर एक जैसा सही है, तो रटने में भी कोई आसानी मुश्किल आएगी नहीं मुझे लगता है। फिर उसके बाद में सुनना, ये नदी जो है अपना जल उड़ेल देती है एक झील के अंदर। मैं ऊपर लूँ थोड़ा सा इसको, ये झील पड़ती है भाई भरतपुर के अंदर। इस झील का नाम क्या है? मोती झील।
ये सारा पानी अपना इसमें उड़ेल देती है मोती झील। देखिए कोई भी नदी, अंतः प्रवाह की नदी, इनलैंड रिवर जो है, अगर किसी झील में अपना पानी उड़ेल रही है और उसके आगे भी नहीं जा रही है तो वो भी अंतः प्रवाह की नदी ही मानी जाती है वैसे तो। और वो झील के पानी के साथ में उसका पानी विलुप्त हो जाता है, जमीन के अंदर बैठता रहता है। झील थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे पोखर सा बना हुआ है, एक झील सी बनी हुई है, बस वहां तक उसका अगर वो होता है गंतव्य होता है तो वो भी अंतः प्रवाह की नदी में ही पढ़ी जाती है। और वो अंतः प्रवाह की नदी ही एक तरीके से, ये कोई सागर तो है नहीं, अरब सागर या कोई ये बंगाल की खाड़ी जो इसको अलग से कोई कैटेगरी में पढ़े, इसलिए इसको अंतः प्रवाह की नदियों में ही पढ़ते हैं। तो ये जो मोती झील जो है, मोती झील पड़ती है भाई भरतपुर में। और मोती झील के बारे में एक दो बातें और लिखेंगे। होता क्या है, रेयरली, वेरी रेयरली इस नदी का फ्लो कई बार बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होने की वजह से ये नदी हल्की सी इससे आगे और निकलती है और वो जाती है कुसुलपुर, भरतपुर तक। ये भाई इसकी लास्ट क्षमता है कि इससे ज्यादा ये आगे नहीं जाती। आपको याद क्या करना है, मोती झील ही याद करना है, लेकिन इसके आगे ये कुसुलपुर तक भी जाती है। आपको आइडिया होना चाहिए, इससे दो चीज याद होती है। कल को क्वेश्चन आ गया कुसुलपुर से रिलेटेड तो आपका पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि भरतपुर में पड़ता है कुसुलपुर, ठीक है। तो ये नदी यहाँ तक जाती है, इसकी लास्ट क्षमता यही है। मेनली ये हम कहाँ तक पढ़ते हैं इसको, मोती झील तक। तो ये इसका डायग्राम है, आप एक बार के लिए बना। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गई, वो क्या है, ये मोती झील जो है इससे एक कैनाल निकाली गई है, एक धारा निकाली गई है। इस धारा को बोलते हैं सुजान गंगा, ठीक है, सुजान गंगा। अब ये सुजान गंगा का पानी कहाँ ले जाया जा रहा है भाई, मतलब मोती झील का पानी सुजान गंगा के रूप में कहाँ ले जाया जा रहा है, तो ये ले जाया जा रहा है भरतपुर का ही एक किला है जिसका नाम क्या है, लोहागढ़। भरतपुर का एक किला है, इसका नाम क्या है, लोहागढ़। तो इस लोहागढ़ के अंदर इसका जल जो होता है वो उड़ेल दिया जाता है। आपने इतना डायग्राम, अच्छा रुको एक बार, ठीक है, यहाँ तक इसका पानी, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ दुर्ग है भाई लोहागढ़। आप इसका डायग्राम भी देखना, गूगल करना भाई ये नाम लोहागढ़। तो लोहागढ़ तक इस सुजान गंगा को आगे ले जाया गया है, लोहागढ़। लोहागढ़ नहीं है, लोहागढ़ अलग चीज है, झुंझुनू वाला। लोहागढ़ इज अ फोर्ट, ये फोर्ट की बात चल रही है, ठीक है। इसका पानी यहाँ तक ले जाया गया है, ये इसका पूरा डायग्राम है। एक बार अभी डायग्राम बनाइए, फिर मोती झील के बारे में एक दो बात लिखेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपने पॉज किया होगा बढ़िया से और ये डायग्राम भी बना लिया होगा, और आगे चलने की इजाज़त। मोती झील के बारे में आप एक दो फैक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले ये लिखना कि मोती झील जो है, देखिए कुछ एक नदियाँ और हैं अभी तो, तिसारमा नदी, बूजड़ा नदी, ये सब भी नदियां हैं, लेकिन हम उसको झीलों में कवर करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियां नहीं है, लेकिन नाम तो फिर भी पूछते हैं। अलग से नदी की कैटेगरी बना के नहीं पढ़ेंगे, उनको झीलों में ही कवर कर लेंगे, वो नदियां भी कवर हो जाएगी। तो मोती झील जो है वो एक फ्रेश वाटर लेक है। आप इसके बारे में लिखना हेडिंग लगा के, मोती झील एक मीठे पानी की झील है। फ्रेश वाटर लेक को हिंदी में मीठे पानी की बोलते हैं भाई, तो यह एक मीठे पानी की झील है। इंग्लिश वाले लिखना, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, FWL, फ्रेश वाटर लेक। लेक समझते हैं ना, झील। लेक सिटी कौन सी है पता है क्या आपको? तो यह एक फ्रेश वाटर लेक है। और दूसरी लाइन लिखना, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए, सिंचाई के लिए जल उपयुक्त, पीने के लिए भी है, सिंचाई के लिए भी, सिंचाई के लिए जल उपयुक्त। इंग्लिश में लिखना, इट इज लाइफ लाइन ऑफ, मोती झील इज द लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। और ब्रैकेट में लिख लेना, यूज फॉर इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन पर्पस। अब एक चीज होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ब्लू का मतलब नील, ग्रीन का मतलब हरित, और एल्गी का मतलब होता है शैवाल। वैसे तो ये शैवाल नहीं है, लेकिन इनकी जब डिस्कवरी हुई थी तब ये शैवाल की कैटेगरी में ही रखे गए थे, इसलिए इसका नाम भी शैवाल है। आप ये सब चीज़ें साइंस में पढ़ना, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब में पढ़ना। बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, शैवाल जो होती है वैसे से ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनी बनाते हैं तब दिखते हैं,
इनका कलर नीला हरा बेसिकली होता है। ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, साथ साथ में अपना भोजन बनाते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है। ये यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, ये मोती झील में रहते हैं भाई। मोती झील में नील हरित शैवाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप ये लिखना, मोती झील में नील हरित शैवाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इज फाउंड इन मोती झील abundantly, या फिर abundant amount of blue green algae is found in मोती झील, मोती लेक है। और ये वाली लाइन आपने लिख भी ली, सुजान गंगा से लोहागढ़ तक कनेक्ट किया गया है मोती झील को। लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम में चीज आ गई आपके। तो ये है हमारी कौन सी झील, मोती झील। और हमने बात कर ली है रूपारेल नदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। और आगे एक दो नदियां और बची है, उनको खत्म करके एक बार नदियों से हम निजात पाते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाना काकनी नदी, काकनी या काकनी, काकनी नदी, या फिर इसको बोलते हैं काकनेय। तो ये दो नाम तो आपको याद करने में कोई मुश्किल होगी नहीं, काकनी है तो काकनेय भी याद रह जाएगा। फिर एक तीसरा नाम हो रहा है इस नदी का, मसूरदी नदी। देखिए काकनी से आप हल्का सा ऐसे आइडिया लगा लो, काकी, काकी चाची को बोलते हैं ना राजस्थान के अंदर, तो वो मसूर की दाल बनाते, मतलब दाल पानी सब्जी रोटी रसोई का काम वही करते हैं। तो आपको उस हिसाब से हल्का सा एक आइडिया रहे। बस ये ऐसी लोकल ट्रिक्स होती है, अजीब अजीब सी ट्रिक्स होती है, जिसके सहारे हमें फैक्ट याद हो जाते हैं। तो मसूरदी नदी याद रह जाएगा आपको, काकी से लिंक करोगे तो आप। ठीक है, तो इस नदी के बारे में आप डिटेल लिखना स्टार्ट कीजिए। कुछ ज़्यादा खास है नहीं इस नदी के बारे में। सबसे पहले ये लिखिए कि यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। यह राजस्थान की सबसे छोटी, देखिए इससे तो छोटे और भी नाले हैं, लेकिन जो डेटास के अंदर इंक्लूडेड है उस नदियों की कैटेगरी में यह सबसे छोटी नदी है। अंतर प्रवाह की भी मान लीजिए और वैसे भी मान लीजिए। तो यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई 27 किलोमीटर है, 27। इट इज स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान एंड इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 27 किलोमीटर। ब्रैकेट में लिख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस नदी की क्या है कि ये निकलती कहाँ से है, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। यह नदी कोटरी गांव से निकलती है। अब कोटरी गांव स्पेशल है क्या ना, ये कहाँ है वो चीज़ स्पेशल है। तो ये कोटरी गांव जो है वो है एकदम हरे भरे क्षेत्र में, जिसका नाम क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर हरा भरा क्षेत्र है या एकदम मिट्टी से भरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मारना चाहेगा। तो जैसलमेर जैसी जगह पे भी नदी है भाई। और अभी तो नदी नहीं, ये नदी निकलती है और यहाँ कहीं पे आके विलुप्त हो जाती है जैसलमेर के अंदर। चलो इसकी तो कोई फिक्स वो है नहीं कहाँ पे विलुप्त होती है, तो इसको तो नहीं पढ़ते हैं हम। ये आगे थोड़ा सा और जाती है, 27 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल जब करती है तो एक झील का निर्माण करती है। उस झील का क्या नाम है, बुझ झील। बुझ झील में आके काकी जो है वो बुझ जाती है, बुझ झील। तो इसका दूसरा गंतव्य है जहाँ पे ये नदी आके गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, बुझ झील। तीसरा इसका एक और गंतव्य, ये नदी क्या है सबसे ज़्यादा रास्ते चेंज करती है, क्योंकि वही बात है, ये एरिया ही ऐसा है कि इसकी जो धरा है, धरती है, वो फिक्स नहीं होती है। टीले बनते रहते हैं, ज़मीन की जो है वो बनावट चेंज होती रहती है, तो इसके नदी के मार्ग भी चेंज होते रहते हैं। तो इस नदी के बारे में एक फैक्ट बोला जाता है कि यह नदी सब सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। वैसे तो नदी होती है वो अपना, जैसे लूणी नदी है, सुनना, लूणी नदी इस डायरेक्शन में बहती है तो वो बहती रहती है अपनी, वो बिना मतलब का अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी कोई भी नदी, लेकिन ये नदी करती है भाई। तो इस नदी के लिए माना जाता है कि यह सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। तो होता क्या है, कई बार हल्का सा फ्लो और ज़्यादा हो जाता है तो ये नदी थोड़ी और आगे जाती है। दूसरे पेन से लिख देते हैं, लेकिन आपको याद क्या करना है, बुझ झील तक ही ये नदी जाती है। लेकिन आपको याद क्यों करना है, नया इसका एक और गंतव्य, इसका नाम क्या है, मीठा खाड़ी। मीठी खाड़ी नहीं है, मीठा खाड़ी है। मीठा खाड़ी तक जाती है, ये भी जैसलमेर में ही है। अब आपसे ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि मीठा खाड़ी कहाँ है, जैसलमेर में है। ये जो काकनी नदी है इसका अंतिम गंतव्य कौन सा है, कल को बुझ झील हो ही ना मीठा खाड़ी हो तो आप कर ही नहीं पाओगे शायद ये क्वेश्चन।
तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये छोटा सा डायग्राम बना लीजिए और फिर इसके बाद में हम इसकी डिटेल लिखते हैं। और बुज झील जो है इसको यहीं पे लिख लो, फ्रेश वाटर लेक है ये, मीठे पानी की झील है। FWL आप आदत बना लो, कहीं पे भी कॉपी में आपके लिख लो, FWL का मतलब क्या है, फ्रेश वाटर लेक या फिर मीठा पानी, मीठे पानी की झील है ये, बुज झील, लिख लो भाई। डायग्राम बन गया होगा, आपने पॉज किया होगा वीडियो को और डायग्राम बना लिया। और उसके बाद में इसके बारे में सिर्फ एक लाइन लिख लो कि यह सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। दिस रिवर चेंजेस इट्स रूट, दिस रिवर चेंजेस, दिस रिवर ऑफ्टन चेंजेस इट्स रूट। ऑफन जो होता है ना, ऑफ्टन, ऑफन, ऑफन चेंजेस इट्स रूट, ROUTE, ये वाला रूट है, जेड वाला रूट नहीं है, ठीक है। अब ये होती है नदियाँ खत्म, और बहुत सारी नदियाँ हैं जो झीलों के साथ में हम कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ एक इम्पोर्टेंट और है, तो आप एक हेडिंग और लगाना, अदर इनलैंड रिवर्स। और ये पढ़ेंगे हम किसके रेफरेंस में, सांबर झील के बारे में। सांबर झील का आपको पता है क्या, सांबर झील कैसे है, कहाँ है? भौतिक प्रदेश में थोड़ा बहुत तो बताया होगा मैंने, लेकिन चलिए छोड़िए, अभी झीलों वाला टॉपिक आएगा ना, तब एकदम बढ़िया से फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। ये भाई सांबर झील है, ठीक है। झील के अंदर पानी कहाँ से आएगा, या तो पानी उसके अंदर आएगा, झील के अंदर या तो पानी आता है बारिश का, ठीक है, या फिर पानी कोई नदी ला सकती है झील का निर्माण करने के लिए। अगर कोई झील, सॉरी, कोई नदी अगर झील तक आके समाप्त होती है तो उसको भी इनलैंड की कैटेगरी में पढ़ेंगे, सही बात है ना। तो होता क्या है कि ये जो सांबर झील है, इसके अंदर बहुत सारे नाले और नदियां आती है और इसके अंदर पानी डालती है, इससे इसका पानी मेंटेन रहता है। लेकिन इसमें नमक कहाँ से आता है, आपको मैंने बताया था कि ऐसे कैपिलरी एक्शन होता है, केशिकत्व प्रभाव, क्योंकि नीचे होती है माइकाशिस्ट की चट्टानें, और केशिकत्व का प्रभाव होता है, वाटर जो वेपर है उसकी फॉर्म में ऊपर उठता है, साथ साथ में लवणता लेके आता है, और झील की सतह के ऊपर यहाँ पे बढ़िया से लवणता डिपॉजिट होती है और नमक बनता है। नमक उत्पादन के लिए भी काम में आती है सांबर झील, आगे देख लेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इस नदी के अंदर नावा की साइड से, नावा आपने नाम सुना है, नावा भरतपुर, नावा से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, तुरतमती, जल्दी से आ जाती है इसलिए इसका नाम है तुरतमती। ये तुरतमती नदी जो है, इसके अंदर सांबर के अंदर आके अपना पानी उड़ेल देती है, कोई बात नहीं। वैसे ही एक नदी है जो अजमेर से आती है, अजमेर से एक नदी आती है जिसका नाम है रूपनगढ़, नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी, ये भी फेमस नदी है, आपको ध्यान होना चाहिए, रूपा रेल नहीं है, रूपनगढ़ है, ठीक है। फिर तीसरी एक नदी है नागौर से आती है, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे नाले हैं जो सांबर झील के अंदर अपना पानी उड़ेलते हैं, लेकिन नागौर से एक नदी आती है, इसका नाम क्या है, खारी नदी। खारी एक और बार आ गया नाम, देख लो, ये खारी नदी है। और फिर चौथी एक नदी आती है सिक्कर से, सीकर से अपना जल डालती है इसके अंदर। खंडेला का नाम पढ़ा है आपने, कल हमने देखा था लास्ट क्लास में, जो कातली नदी है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, तो वैसे एक नदी का भी नाम है खंडेला। ये आती किसमें, सांबर के अंदर, ये लगभग डीडवाना कुचामन के अंदर ही अपना पानी इसके अंदर उड़ेल देती है। और इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नदी है जो आती है जयपुर से, चलो ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। जयपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है मेंथा या फिर मेंढा, नदी का नाम क्या है सुनना, मेंथा या फिर मेंढा, इनको इंग्लिश में लिख सकते हो ना आप आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेंथा या फिर ये क्या हो जाएगा, मेंढा, कोई हार्ड नाम नहीं है। ये मेंथा या मेंढा नदी जो है ना, ये जयपुर से आती है और सांबर के अंदर अपना जल उड़ेल देती है। अब सुनना मेरी बात, एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंथा नदी जो है वह सांबर झील के अंदर नमक लाती है, तो कोई नदी नमक कहाँ से लाएगी? सिंपल सी बात है, नदियां जो होती है वो बादलों से तो बनती है, बारिश वारिश से वो बर्फ जमती है और उसकी वजह से नदियां, अब बर्फ के अंदर इतना नमक थोड़ी है कि वो सांबर झील के अंदर नमक का प्रोडक्शन करे। नमक का प्रोडक्शन तो होता है केशिकत्व प्रभाव की वजह से, क्योंकि सांबर झील के नीचे क्या है, माइका शिस्ट की चट्टानें। लेकिन बोला जाता है ये फैक्ट काफी ज्यादा ऐसे पूछ लिया गया है, तो इसको यही माना जाता है कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पे,
पहले हिंदी वाले लिख लो। सांबर में सर्वाधिक लवणता के लिए उत्तरदायी नदी। सांबर में सर्वाधिक लवणता के लिए उत्तरदायी नदी। इंग्लिश में लिखना। मोस्ट सॉल्ट डिपॉजिटिंग रिवर ऑफ मोस्ट सॉल्ट डिपॉजिटिंग रिवर इन सांबर, सांबर लेक, या फिर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिटिंग सॉल्ट इन सांबर लेक। आपको बात समझ में आनी चाहिए। और इसके अलावा ये डायग्राम बना लीजिए पहले तो आप। इसके अलावा एक लाइन और है, वो भी मैं लिखा देता हूँ आपको। बना लिया होगा डायग्राम, तो आप एक लाइन लिखना। सांबर झील, सांबर झील, सांबर झील केंद्राभिमुख, केंद्राभिमुख नदी तंत्र का उदाहरण है। सांबर झील केंद्राभिमुख नदी तंत्र का उदाहरण है। इंग्लिश में लिखना। सांबर लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल लेक सिस्टम। सांबर लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल रिवर सिस्टम, सॉरी सेंट्रीपिटल रिवर सिस्टम। कैसे? मैंने बताया था आपको, ऊपर भी देखो ये सांबर झील है। इसके सांबर झील ये रही मान लेते हैं, इधर से कोई नदी आ रही है, इधर से कोई नदी आ रही है, इधर से कोई नदी आ रही है, कोई एक केंद्र के ऊपर आके नदियां इकट्ठी हो रही है और एक तंत्र बना रही है नदियों का, केंद्र अभिमुख। ये इसका आप संधि विच्छेद भी करेंगे, केंद्र प्लस अभिमुख, केंद्र की ओर अभिमुख होने वाली नदियां, नदियों का एक तंत्र जिसको क्या बोलेंगे, केंद्र अभिमुख नदी तंत्र, या फिर सेंट्रीपिटल। इंग्लिश में तो आपको पता ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अलग अलग फोर्स होते हैं। बाहर की तरफ अगर लगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, अंदर की तरफ लगे वो सेंट्रीपिटल होता है। तो ऐसे सी आपको एक लाइन लिखनी है। इसके अलावा एक छोटी सी लाइन और लिखेंगे हम। जो सांबर झील है ना, उसके छोटे नाले यहीं पे लिख, सांबर झील के ही छोटे छोटे नाले हैं। एक नाले का नाम है त्योंद। तोंद जो होती है ना, अमी, त्योंद का नाला, TYOND, त्योंद का नाला। दूसरा लिखना जपोंक, झाड़ी वाला फिर पोंक, ठीक है, जपोंक का नाला, नाला ऑफ जपोंक या फिर जपोंक का नाला। फिर तीसरा आता है नलियासर का नाला, नलियासर का, मैं हट जाऊंगा एक सेकंड के लिए, नाला। आप एक बार के लिए जल्दी से ये वाला नाला लिख लो, नलियासर का नाला है ये। और इसी के साथ में आपकी जो नदियां हैं भाई, राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं वो समाप्त होती है। एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब एक चीज और रही है नदियों के अंदर, नदियों के फैक्ट्स, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर 10-15 मिनट की है, वो ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें देख लेना आराम से। और फिर आपकी नदियां वैसे तो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ एक फैक्ट्स रहे हैं जिनसे भी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप वो भी पढ़िए। हमारे 2 मेजर टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, वैसे तो 3 हो गए। ओरिजिन ऑफ राजस्थान हो गया, भौतिक प्रदेश हो गए, और नदियाँ कंप्लीट हो गई। नदियों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर भी हमने जितना कम कर सकते हैं उतना किया है। और अगला टॉपिक जो है हम वो झीलों का लेंगे। राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे, और ऐसे करते करते हम पूरी राजस्थान की जियोग्राफी है, राजस्थान का पूरा जीके है, कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से। आपके सारे लेक्चर्स जो है फ़ायदेमंद होंगे, भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।